नमस्कार। आज हम एक केस स्टडी के जरिए समझेंगे कि कैसे आंकड़े हमें किसी भी चुनाव क्षेत्र की राजनीति की गहरी समझ दे सकते हैं और ये हमें डेटा ड्रिवन गवर्नेंस यानी आंकड़ों पर आधारित शासन के बड़े सिद्धांतों तक ले जाएगा। तो हम सीधे चलते हैं मिजोरम के हरांगटूरजो विधानसभा क्षेत्र में। आइए गहराई से देखिए कि यहाँ के चुनावी समीकरण इतने खास, इतने दिलचस्प क्यों हैं। देखिए, इस पूरी पड़ताल को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम हरंगटूरजो की नब्ज को समझेंगे, फिर देखेंगे कि 2023 के नतीजों ने क्या कहानी कही। इसके बाद हम उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि यहाँ जनादेश बार बार क्यों बदलता है, और फिर बात होगी विश्वास बनाने की एक ब्लूप्रिंट की, और आखिर में ये सब कैसे हमें एक जन केंद्रित लीडरशिप की राह दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं इस क्षेत्र के लोगों और यहाँ के सियासी भूगोल को। अच्छा, तो सबसे पहले कुछ बुनियादी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हरंगटूरजो में कुल मिलाकर 16,780 मतदाता हैं। ये सिरचिप जिले का हिस्सा है और एक एसटी आरक्षित सीट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की लगभग 97% आबादी आदिवासी समुदाय से है। देखिए, ये आंकड़े किसी भी क्षेत्र की सामाजिक बनावट को समझने की पहली सीढ़ी होते हैं। और हाँ, जो बात इस क्षेत्र को और भी खास बनाती है वो है यहाँ का वोटर टर्नआउट 83.32%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने राजनीतिक हक को लेकर कितने ज्यादा जागरूक और कह सकते हैं सक्रिय हैं। चलिए अब जरा हाल की चुनावों के नतीजों में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि ये नंबर हमें क्या बता रहे हैं और इन नंबरों के पीछे की असल कहानी क्या है। अगर हम 2023 के नतीजों को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM को करीब 45% वोट शेयर मिला, एक बहुत ही मजबूत जीत। और उनके सबसे करीबी जो प्रतिद्वंदी थे, मीज़ो नेशनल फ्रंट यानी MNF, वो लगभग 36% वोटों पर रह गए। और अगर वोटों की गिनती की बात करें तो ZPM के लालमुआनपुया पुंटे को मिले 6,280 वोट, जबकि MNF के लालरेमुआता छेंगटे को 5,025 वोट। तो मुकाबला हाँ, काफी सीधा और स्पष्ट था। जीत का अंतर था 9%। अब देखिए, ये एक साफ जीत तो है, लेकिन ये आंकड़ा एक और इशारा करता है। ये बताता है कि मतदाताओं का एक अच्छा खासा हिस्सा है जिसे हम स्विंग ब्लॉक कह सकते हैं। मतलब वो वोटर्स जो किसी भी तरफ जा सकते हैं और नतीजों को पलट सकते हैं। तो चुनाव में क्या हुआ ये तो हमने देख लिया, पर अब असली सवाल पर आते हैं। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ के वोटर्स का जो व्यवहार है उसका पैटर्न क्या कहता है? और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस सीट पर लगातार 2 बार जीती नहीं पाती। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमें यहाँ के वोटरों की सोच की गहराई में ले जाता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये इस पैटर्न को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। 2008 से देखिए और 2023 तक आ जाइए। हर चुनाव एक नई पार्टी सत्ता में। ये साफ तौर पर एक मजबूत एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर की तरफ इशारा करता है। तो जैसा कि कहा गया है, हर चुनाव ने एक नया विजेता दिया जो एक मजबूत सत्ता विरोधी भावना को दिखाता है। साफ है कि हरंगटूरजो के मतदाता किसी भी सरकार से जल्दी ही नाखुश हो जाते हैं और बदलाव के लिए वोट करना पसंद करते हैं। तो सवाल उठता है कि इस सत्ता विरोधी भावना के पीछे की वजह क्या है? खैर, वजह बहुत जमीनी है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें और पुल, धीमा विकास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा, और हाँ, अपनी मिजो या जो पहचान को बचाने की चिंता। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे वोटिंग के दिन असर डालते हैं। और जब लोग इन मुद्दों को उठाते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये संविधान द्वारा दिए गए सम्मान और गरिमा के साथ जीने के अधिकार की मांग है। एक जिम्मेदार पब्लिक डिस्कोर्स का यही मतलब है कि इन आवाजों को सुना जाए और उन पर काम हो। ठीक है, तो हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया। अब उस समाधान की ओर बढ़ते हैं जो सोर्स दस्तावेज में दिया गया है। एक तरह का स्ट्रैटेजिक रास्ता कि कैसे वोटर्स का भरोसा फिर से जीता जा सकता है। यहाँ पर एक खास रणनीति का जिक्र है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। ये एक 4 आयामी स्ट्रैटेजी है। मतलब इसमें 4 चीजों पर एक साथ काम किया जाता है: चुनावी मैनेजमेंट, संगठन, नैरेटिव यानी कि क्या कहानी कही जा रही है, और रिसोर्स मैनेजमेंट। इन चारों को मिलाकर ही जीत का रास्ता बनता है।
अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये एक कैंडिडेट के प्रोफाइल का आंकलन है। एक तरफ उनकी ताकत, जैसे उनकी ईमानदारी, दूसरी तरफ उनकी कमजोरियां, जैसे कि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। रणनीति ये कहती है कि दोनों ही चीजों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। और इस रणनीति को एक काउंटडाउन की तरह बनाया गया है। आप देख सकते हैं, ये एक सीढ़ी की तरह है। 90 दिन पहले हार का विश्लेषण और जमीनी काम शुरू होता है। 60 दिन पहले लोगों से मिलना जुलना, उनकी सुनना। 30 दिन पहले मीडिया में अपनी बात रखना और साफ साफ वादे करना। और फिर चुनाव के दिन अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाना। हर कदम पहले से तय है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भविष्य में किसी भी अभियान को कामयाब होने के लिए 3 मजबूत खंभों की जरूरत होगी। पहला, अपने बेस को मजबूत करना, मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना। दूसरा, लोगों के असली मुद्दों पर फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरी, भ्रष्टाचार। और तीसरा, एक पॉजिटिव एजेंडा रखना, सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बल्कि विकास का एक साफ विजन पेश करना। चलिए, अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारा रणनीतिक विश्लेषण आखिर में कैसे एक असरदार जन सेवा से जुड़ता है। और ये जुड़ाव तभी मजबूत होता है जब लोगों की निजता और सहमति का सम्मान हो। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देते हैं। एक नेता और जनता के बीच का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है और भरोसा पारदर्शिता से आता है। देखिए, असली चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि आप डेटा पर आधारित इस पूरी रणनीति को जमीन पर एक भरोसेमंद, एक असल शासन में कैसे बदलते हैं। और ये हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या कोई भी ब्लूप्रिंट, चाहे वो कितना भी सटीक क्यों ना हो, एक नेता के वादे और लोगों की हकीकत के बीच जो खाई होती है, उससे सच में भर सकता है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 420 41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।